बात कर लें बच्चों क्वेश्चन नंबर 47 की। तो इसमें आपको रिवोल्यूशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको बता दूं, रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज जब किया जाता है तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में जो भी चेंजेस आते हैं उसको रिवोल्यूशन अकाउंट के थ्रू ही रिकॉर्ड किया जाता है। उसको रिकॉर्ड करने के लिए बच्चों जो है एंट्रीज इस तरह से बनाई जाती हैं कि एसेट जो भी बढ़ती है तो डेबिट टू रिवैल्यूएशन, एसेट घटती है तो क्रेडिट रिवोल्यूशन डेबिट, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट रिवोल्यूशन डेबिट, लायबिलिटी घटेगी तो डेबिट रिवोल्यूशन क्रेडिट। ठीक है। फिर देख लेते हैं रिवोल्यूशन का प्रॉफिट ज़्यादा है या क्रेडिट ज़्यादा है या डेबिट ज़्यादा है। और अगर क्रेडिट ज़्यादा है तो वो नेट डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा जो पार्टनर में होल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। अगर डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो वो लॉस हो जाएगा और वो पार्टनर में होल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा डिविजिबल लॉस के नाम से। याद रखना, रिवोल्यूशन प्रॉफिट से क्रेडिट और डिविजिबल लॉस से डेबिट से भी क्रेडिट होता है जब पार्टनर लॉस से। बाकी फायदा लॉस होंगे तो वो डेबिट और डिजिटल प्रॉफिट होगा तो भी डेबिट। ठीक है बच्चों। तो डिजिटल लॉस और डिजिटल प्रॉफिट में अपोजिट हो जाता है जो नॉर्मली लॉस और प्रॉफिट के लिए होता है। ठीक है बच्चों, मैं भी समझा दूंगा आपको ये बात और क्लियर। पहले वाले क्वेश्चन में ये कह रखा था कि बिल्डिंग को जो है 20% बढ़ाना है। बिल्डिंग 2 लाख है तो 40,000 बढ़ गई, बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन। फिर मशीनरी को कम करना है 16,000 से, तो मशीनरी आपकी कम हो रही है तो मशीन क्रेडिट हो जाएगी, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर कहा गया अगले पॉइंट में डेटर पर प्रोविजन क्रिएट करना है, तो प्रोविजन जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, रिवोल्यूशन डेबिट हो गया 4,000 से। फिर वारंटी क्लेम्स के लिए भी प्रोविजन बनाना है तो वो भी आपका नुकसान है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो गया टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। आर रिवोल्यूशन के तीनों डेबिट देख सकते हैं, 16/4/20 और 12/32 से वो डेबिट हुआ और 40 से क्रेडिट हुआ। कुल मिला के 8,000 का प्रॉफिट हो रहा है। पार्टनर के नाम दे नहीं रखे हैं तो मैंने इसलिए ऐसे ही लिख दिया, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये देखिए, जब प्रॉफिट बांट रहे हैं तो रिवोल्यूशन डेबिट हो रहा है, जब प्रॉफिट एग्जिस्ट हो रहा है तो रिवोल्यूशन क्रेडिट हो रहा है। लेकिन जब प्रॉफिट बांटा जाता है तो रिवोल्यूशन डेबिट रहता है, उसको क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए कोई भी क्रेडिट बैलेंस जो है डेबिट हुआ करता है, दैट्स वाई। क्वेश्चन 48 की बात कर लें, ये भी कुछ ऐसा ही है। आपको क्वेश्चन में अनरिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट दे रखी थी 20,000, तो इन्वेस्टमेंट टू रिवोल्यूशन। क्रेडिटर 5,000 बढ़ रहे हैं तो उसको रिवोल्यूशन टू क्रेडिटर लिखा गया। फिर ये भी कहा था कि कुछ क्रेडिटर अपना क्लेम वापस कर रहे हैं तो उसकी एंट्री क्रेडिटर टू रिवोल्यूशन कर दी गई। ठीक है बच्चों। तो इसमें भी आप देखेंगे तो रिवोल्यूशन में आपको प्रॉफिट हो रहा है 20,000 और 1600, 21,600 क्रेडिट है और 5,000 डेबिट है। कुल मिला के 16,600 डेबिट हो गया, क्रेडिट बैलेंस निकल आया, सॉरी। तो रिवोल्यूशन का बैलेंस अगर क्रेडिट निकल कर आता है तो वो प्रॉफिट कहलाता है, नेट प्रॉफिट या डिजिटल प्रॉफिट कह सकते हैं। उस डिजिटल प्रॉफिट को जब बांटेंगे तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होल्ड रेशियो में। 21,600 को या 16,600 सॉरी निकल कर आया, 21,600 में से 5 माइनस करके। अगर सपोज पुराने दो पार्टनर एक्स और वाई हैं, उनका रेशियो इक्वल है तो 16,600 बढ़ जाएगा इस तरह से। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 16,600 टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल 8,300 8,300। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन 48 भी कंप्लीट हो जाता है। बात कर लें बच्चों क्वेश्चन 49 की। तो इसमें आपको एक्स और वाई पुराने पार्टनर दे रखे थे जो 3:2 के रेशियो पार्टनर थे। उनके यहाँ बैलेंस में डेटर अपीयर कर रहा था जेड के एडमिशन पे 50,000 और प्रोविजन अपीयर कर रहा था 5,000। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन ने बताया कि सारे डेटर गुड हैं। अगर सारे डेटर गुड होते हैं इसका मतलब पुराना प्रोविजन की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे ख़त्म कर दीजिए। तो प्रोविजन खत्म करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा टू रिवोल्यूशन अकाउंट। ये बात फ़ायदे की है और इकलौता फ़ायदा है रिवोल्यूशन क्रेडिट है, यानी फ़ायदा हुआ रिवोल्यूशन का तो फ़ायदा वो अपने पास नहीं रखेगा, उसे क्लोज कर देंगे प्रॉफिट में को पार्टनर्स में डाल के। तो रिवोल्यूशन खुद डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे। फ़ायदा बढ़ रहा है इसलिए कैपिटल क्रेडिट हो रही है, इसे ही समझ जाइएगा बच्चों। तो रिवोल्यूशन अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट आया होगा तभी वो अपने आप को डेबिट करके ख़त्म कर रहा है। ठीक है बच्चों। 5,000 3,000 2,000। तो अब आ जाइए क्वेश्चन 50 पे। अच्छा क्वेश्चन है इसमें। आपको आपको स्टॉक और फर्नीचर दे रखे हैं 1,60,000। एक्स वाई पुराने पार्टनर हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये कहा है कि स्टॉक को रिड्यूस करना है बाय 40% और फर्नीचर को रिड्यूस करना है टू 40%। तो देखिए, बाय 40% का मतलब तो 40% ही होता है, लेकिन रिड्यूस टू 40% का मतलब होता है कि रियल में उसको 60% कम करना है। ठीक है बच्चों। तो स्टॉक में तो 40,000 का लॉस आ रहा है, फर्नीचर में देखेंगे तो 36,000 का लॉस आएगा, बिकॉज 60,000 का 60% 36,000 होता है। दोनों ही नुकसान की बातें हैं, दोनों ही एसेट कम हो रही हैं तो दोनों एसेट क्रेडिट हो जाएंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 76,000। अब ये रिवोल्यूशन लॉस है, डेबिट बैलेंस ज़्यादा था, क्लोज करने के लिए रिवोल्यूशन खुद तो क्रेडिट हो जाएगा और इस लॉस की ऐसे कैपिटल कम हो जाएंगे, इसलिए एक्स और वाई डेबिट हो जाएंगे ओल्ड रेशियो में जो कि 3:2 है। ठीक है बच्चों। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। इट्स अ गुड क्वेश्चन 51, बट है कहाँ, थोड़ा उसको ढूंढना पड़ेगा। वो ये रहा क्वेश्चन 51 भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको ओवरऑल इन्वेस्टमेंट दे रखी थी 80,000 रुपये की। ठीक है बच्चों। फिर इन्होंने कहा कि एक्स और वाई ने, यहाँ भी एक्स और वाई ओल्ड रेशियो में 3:2 के पार्टनर है, जेड नया पार्टनर है। जेड का शेयर कितना भी हो मैटर नहीं करता, क्योंकि जब कोई चीज़
टेक ओवर की जा रही होती है, ओल्ड रेशो में की जाती है। रिवोल्यूशन का फायदा नुकसान जो भी होगा वो ओल्ड रेशो में बढ़ता है पार्टनर्स के। इसलिए मैं जेड के शेयर के बारे में जिक्र भी नहीं कर रहा। जेड दे भी रखा हो तो कोई बात नहीं, 1/4 जो भी दे रखा हो। एक्स वाई पार्टनर हैं और वो आधी इन्वेस्टमेंट जो कि 80,000 थी उसकी आधी होती है 40,000, उसको बुक वैल्यू पे टेक ओवर कर रहे हैं। देखिए, जो क्योंकि इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू पे टेक ओवर की जा रही है तो उसमें ना ही कोई फ़ायदा हुआ ना ही कोई नुकसान हुआ। तो पार्टनर जब भी ऐसा टेक ओवर करते हैं तो उनकी कैपिटल कम हो जाती है। ठीक है, तो एक्स वाई के डेबिट हो गए अपने ओल्ड रेशियो में 24,000 16,000 से, और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो गई 40,000 से। तो बची हुई इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 40,000 है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू 50,000 है, वो बता रखा है क्वेश्चन में। इसका मतलब बची हुई इन्वेस्टमेंट में 10,000 का फ़ायदा हो रहा है, और फ़ायदा हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट एसेट है, बढ़ेगी तो डेबिट टू रिवोल्यूशन। ठीक है बच्चों, 10,000 अल्टीमेटली रिवोल्यूशन का क्रेडिट है आपका बैलेंस, तो यानी कि 10,000 फ़ायदा है आपका, डिविजिबल प्रॉफिट बन गया। और जब डिविजिबल प्रॉफिट को बांटेंगे तो रिवोल्यूशन डेबिट हो जाएगा और एक्स और वाई क्रेडिट हो जाएंगे गोल्ड रेशियो में, जो कि 3:2 है। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 51 भी कंप्लीट हो जाता है। अब बात कर लूँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 52 की, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 1-2 साल में आजकल ऐसा ही क्वेश्चन काफ़ी आने लग गए हैं बोर्ड में। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है ये। आपको एक्स और वाई यहाँ मैं बता दूँ ओल्ड पार्टनर है 3:2 के रेशियो में, जेड नया पार्टनर है, और इनकी बैलेंस शीट में एडमिशन डेट पे डेटर पहले से अपीयर करते 76,000 और बैड डेट्स का प्रोविजन बना रखा था पहले से ही 8,000 रुपये। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन ने बताया कि बैड डेट्स हो गए हैं 6,000 और हम मेंटेन करना चाहते हैं प्रोविजन 5% ऑन डेटर्स। तो पहले मैं आपको बता दूं नया प्रोविजन निकालते कैसे हैं। जब भी नया प्रोविजन निकालना हो तो पुराने प्रोविजन को इग्नोर करिए, डेटर में से सिर्फ बैड डेट्स को माइनस करिए अगर है तो, नहीं है तो सिंपल डेटर पे ही निकाल लीजिएगा। 76 में से 6 माइनस करिए, बैड डेट्स थे इस क्वेश्चन में इसलिए 70 का 5% 3.5 आ गया नया प्रोविजन। अब आप कहोगे ओल्ड प्रोविजन 8 है नया 3.5 है, तो इसका मतलब में फ़ायदे की बात हो रही है, लेकिन ऐसा है नहीं अभी। आप समझिएगा, इस बैड डेट्स को भी ओल्ड प्रोविजन से कवर किया जाएगा। तो अगर उसमें एंट्री बनाऊँ तो सबसे पहले बैड डेट्स होने की एंट्री क्या होती है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। फिर ये बैड डेट जो है पुराने प्रोविजन से आराम से कवर हो सकता है। तो दूसरी एंट्री बनाई, प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट 6,000। अब पुराना प्रोविजन बचा केवल 2,000 रुपये और नया प्रोविजन होना चाहिए 3,500 रुपये। तो प्रोविजन को 2,000 से 3,500 बनाने के लिए जो है आपको 1,500 प्रोविजन और बढ़ाना पड़ेगा। तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट 1,500 आ जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, और अब ये नुकसान हुआ है ओवरऑल फर्म को, रिवोल्यूशन डेबिट हो रहा है तो फर्म कोई भी नुकसान अपने पास तो रखती नहीं है, तो उसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो एक्स वाई डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट 900, 600, 1,500। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये क्वेश्चन 52 कंप्लीट हो जाता है। ध्यान रखिएगा ये 1,500 कैसे आया। ये नया 1,500 इसलिए आया, ऐसे आया कि पुराना प्रोविज़न 8 था लेकिन बैड डेट्स को कवर करने का सिर्फ 2 रह गया वो। अब नया पुराना जो है 3,500 है जो हमने बताया था, निकाला ही था। अब पुराना केवल 2,000 है, तो प्रोविज़न को हमें 1,500 बढ़ाना पड़ेगा, और प्रोविज़न बढ़ना तो क्रेडिट होगा, रिवोल्यूशन डेबिट हो जाएगा क्योंकि नुकसान है, और रिवोल्यूशन अपने नुकसान अपने पास तो रखेगा नहीं, वो खुद क्लोज करने के लिए क्रेडिट हो जाएगा और पार्टनर डेबिट हो जाएंगे। पार्टनर के लिए लॉस ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा एक्स और वाई में। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। तो 53 कहाँ पर है वो देख लेता हूँ मैं बच्चों आपका। क्वेश्चन 53 में आपको जो है डेटर्स दे रखे थे, उन पे कहा गया था प्रोविज़न बनाना है 5% आपको। तो प्रोविज़न आप बनाएंगे तो आप जानते ही हैं, रिवोल्यूशन का डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, या 10% 50,000 थे 10% बनाना होगा। मैं देख लेता हूँ, अब इसको बता देता हूँ आपको 53 में क्या कहानी है। यस, डेटर पहले 50,000 थे, प्रोविज़न 10% बनाना है तो हो गया 5,000, इसलिए और प्रोविज़न बना रहे हैं तो रिवोल्यूशन टू प्रोविज़न 5,000। फिर उन्होंने कहा क्रेडिटर आपसे 5,000 रुपये अपना क्लेम नहीं मांगेंगे, कम कर दो। तो क्रेडिटर कम होंगे तो क्रेडिटर डेबिट टू रिवोल्यूशन। बिल्डिंग आपको दे रखी है 2 लाख, उसको 20% बढ़ाना है तो बिल्डिंग टू रिवोल्यूशन 40,000। ठीक है बच्चों, अगली एंट्री में उन्होंने कहा है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, वो भी हमारे लिए फ़ायदे की बात होती है, तो उसकी एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट टू रिवोल्यूशन। वो निवेशक बाद में करिए क्रेडिटर के, लेकिन ये रहा वो। फिर उसके बाद कहा है आपका अनरिकॉर्ड लायबिलिटी टुवर्ड सप्लायर है, तो वो आपका रिवोल्यूशन टू क्रेडिटर हो जाएगा 3,000 रुपये, ये रहा आपका बच्चों। उसके बाद एक आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर है, उसके लिए प्रोविजन बनाना है, तो इसलिए आपको जो है रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, ये वाली एंट्री बनाई गई है बच्चों। कि बच्चों इस तरह से ध्यान रखिएगा, इस तरह से बनाई गई है एंट्रीज। तो जब ये सारे पॉइंट हो गए हैं तो फिर हमने रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस निकाला, जो कि निकल कर आया इस तरह से कि रिवोल्यूशन क्रेडिट हुआ है आपका 60,000 से और डेबिट हुआ है केवल 10,000 से, तो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आ गया 50,000। और जब प्रॉफिट बांटेंगे यानी उसका क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, डेबिट कम है, क्लोज करने के लिए इसको डेबिट ही करना पड़ेगा, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और फ़ायदे से पुराने पार्टनर
जो ए और बी हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे इक्वली, बिकॉज रेशियो दे नहीं रखा, या शायद दे रखा है कि वो इक्वल पार्टनर है, नहीं लिखा ही नहीं है, तो इसका मतलब वो इक्वल पार्टनर है। ठीक है बच्चों, और इस तरह से एंट्री बन गई बच्चों। ठीक है बच्चों, और इस तरह से हमारे रिवोल्यूशन अकाउंट के क्वेश्चन जो हैं 53 तक तो कंप्लीट हो गए हैं। 54 से आपका जो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस है, उसको भी इसी वीडियो में डिस्कस कर लेता हूँ बच्चों मैं आपको। क्वेश्चन 54 में कहा गया है कि आपका जो पुराने पार्टनर है एक्स और वाई, जिनका ओल्ड रेशियो 2:1 है, जेड के आने पे उनके यहाँ जनरल रिजर्व अपीयर करता 2.5 लाख और पीनल क्रेडिट बैलेंस था 50,000। इनको बांट दीजिए, जब कुछ नहीं कर रखा तो, कह भी रखा तो भी बांट दीजिए, नहीं बांटने की नौबत वो रेयर ही आती है, मैं बता दूंगा ऐसे क्वेश्चन में कब आएगी वो नौबत। ठीक है, नॉर्मली बांट दिया जाता है इन द ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीनल अकाउंट डेबिट दोनों मिला के 3 लाख हो गए, जो एक्स और वाई के ओल्ड रेशियो में बांट देगा, जो कि 2:1 है, तो 2 लाख और 1 लाख आ गया। 55 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस वहाँ पे जनरल रिजर्व दे रखा है और साथ साथ पीनल का डेबिट बैलेंस दे रखा है, क्योंकि पहले तो दोनों ही क्रेडिट बैलेंस थे, एक ही एंट्री में निपट गया, लेकिन अब एक बैलेंस डेबिट है और एक क्रेडिट है, तो दोनों एंट्री अलग बनानी पड़ी। जनरल रिजर्व बांटने की एंट्री तो वही, जनरल रिजर्व टू एक्स वाई, ओल्ड रेशियो 3:2 है, और एक्स वाई टू पीनल जो 20,000 था डेबिट बैलेंस, ओल्ड रेशियो 3:2 है, तो एक्स वाई टू पीनल। प्रॉफिट बांटा तो कैपिटल बढ़ गई, लॉस बांटा तो कैपिटल कम हो गई, ध्यान रखना। प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट था, क्लोज करा तो डेबिट हो गया, लॉस का बैलेंस डेबिट था, क्लोज करा तो क्रेडिट हो गया, और पार्टनर अपोजिट साइड में आ गए। ठीक है बच्चों, या तो प्रॉफिट का लॉजिक लगा लीजिए या कैपिटल का लॉजिक लगा लीजिए। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है इसलिए कैपिटल क्रेडिट, लॉस से कैपिटल कम होती है इसलिए डेबिट। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन 56 की, जिसमें कई सारे पार्ट हैं। पार्ट 1 में आपको जो है ए पार्ट है उसमें आपको जनरल रिजर्व दे रखा है, कंटीजेंसी रिजर्व दे रखा है, पेनल दे रखा है, ये तो आपको दे रखा है लायबिलिटी साइड में, और एसेट साइड में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है। पुराने पार्टनर 3 दे रखे हैं, जिनका रेशियो जो है वो 5:3 है, तो सीधी सी बात है, तीनों क्रेडिट बैलेंस है, इकट्ठे ही डेबिट कर दिया तीनों को, और टोटल अमाउंट जो हो गया वो आपका हो गया 60,000। 60,000 को इकट्ठा बांट दिया 5:3 में। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो था वो आपका था, एक मिनट बच्चों, ये हाँ बच्चों, तो एडवांस सस्पेंस था 24,000 रुपये, जब उसको बांटेंगे तो तीनों पार्टनर डेबिट हो गए क्योंकि लॉस है, और एडवांस सस्पेंस क्रेडिट हो गया 5:3 में। इस तरह से ए पार्ट कंप्लीट हो जाता है बच्चों। बात कर लें इसके बी पार्ट की, तो बी पार्ट इस तरह से है कि आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 72,000, एक्स और वाई जिनका ओल्ड रेशियो दे नहीं रखा, इक्वल मान लिया, और जेड इसके बारे में कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसको बांटना ही बेटर होता है, तो इसे बांट के ख़त्म कर दिया बच्चों। सी पार्ट में सेम ही क्वेश्चन है, बस उसमें वर्कमैन का क्लेम आ रहा है 48,000 का, तो जितना क्लेम का अमाउंट है उतना तो WCR में ट्रांसफ़र कर देंगे, और बचा हुआ जो है WCR से वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में ट्रांसफ़र कर देंगे, बचा हुआ पार्टनर में बांट देंगे 12-12 हज़ार। डी पार्ट की बात करें तो उसमें आपको जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो दे रखा है 24,000, इन्वेस्टमेंट दे रखी थी जिसकी मार्केट वैल्यू 1,10,000 है और बुक वैल्यू 1,20,000 है। ठीक है बच्चों, तो आप मालूम है IFR किस लिए बनाते हैं, IFR बनाया इसलिए जाता है ताकि इन्वेस्टमेंट के लॉस को कवर किया जा सके। तो इन्वेस्टमेंट है 24,000, सॉरी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 24,000, इन्वेस्टमेंट है 10,000, यानी कि आपका आराम से इन्वेस्टमेंट का जो फॉल है वो IFR से कवर हो जाएगा, उल्टा IFR पार्टनर के लिए बच भी जाएगा। तो 24 में से 10 इन्वेस्टमेंट के हटा दीजिए, IFR डेबिट हुआ, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हुआ, अब बचा हुआ 14,000 एक्स और वाई में डायरेक्ट यहीं बांट दिया इसी एंट्री में, नहीं तो मैं 2 एंट्री बना के भी कर सकते थे, एक एंट्री से भी कोई मुश्किल नहीं है। पार्ट ई की कर लेते हैं। ई पार्ट में ये कह रखा था कि जनरल रिजर्व आपका 4800 रुपये है, जिसका 20% IFR में ट्रांसफ़र करना है, बस इतना ही लिखा था। तो अंडरस्टूड है, 4800 का 20% 960 होता है, वो तो अपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया, और बचा हुआ 3840 को एक्स और वाई में इक्वल बांट दिया, उनका ओल्ड रेशियो देने रखा इसलिए इक्वल मान लिया। अब इसके आपके एफ पार्ट की बात कर लेते हैं। एफ पार्ट क्वेश्चन पर ए पार्ट जैसा ही है 56 के, लेकिन इसमें एक का चीज़ कही गई है कि इस बार पार्टनर्स जो हैं वो इन चीज़ों को एक्यूमुलेट प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को रिटेन करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। तो ऐसे में एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए आपको पार्टनर्स का गेन और शेयर वाइज निकालना पड़ेगा, और गेन और शेयर वाइज निकालते समय ध्यान रखिएगा कि आपको नए पार्टनर का भी गेन निकालना पड़ेगा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके। अंडरस्टूड है कि इसका ओल्ड शेयर 0 है, तो उसका नया शेयर जो भी होगा वही उसका गेन बन जाएगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही था, ओल्ड रेशियो 631 था, नया रेशियो 3331 है, और सेक्रीफाइस गेन निकाला तो ए तो सेक्रीफाइस कर रहा है 3/10 का, बी कुछ नहीं कर रहा, सी गेन कर रहा है 2/10 और डी गेन कर रहा है 1/10, डी का शेयर 1/10 है। आपको ये सब चीज़ें दे रखी थी इस क्वेश्चन में। जनरल रिजर्व दे रखा था 1,50,000, कंटीजेंसी रिजर्व दे रखा था 60,000, पेनल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस था 90,000, और एडजस्टमेंट सस्पेंस था 1,20,000।
तो ओवरऑल क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है डेबिट से, नेट इफेक्ट देखा तो 1,80,000 आया पॉजिटिव। तो एंट्री करते वक्त गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाएंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट हो जाएंगे। अगर नेट इफेक्ट में नेगेटिव आता तो एंट्री हो जाती है कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर, ध्यान रखिएगा बच्चों। कैपिटल अकाउंट फिक्स थे इसलिए एंट्री बनी सी इज करंट अकाउंट डेबिट, डी इज करंट अकाउंट डेबिट टू ए इज करंट अकाउंट। और कैसे निकाला, 2/10 1/10 निकाल लिया, 1,80,000 का 36 और 18 आ गया, और 3/10 निकाला तो 54 आ गया। ऑटोमेटिकली ओवरऑल गेन और ओवरऑल सेक्रेटरी के बराबर ही होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे आपका चेंज इन PSR हो, ये लॉजिक हमेशा फॉलो होता है। ओवरऑल गेन इज ऑलवेज इक्वल टू ओवरऑल सेक्रीफाइस। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से एडजस्टमेंट ट्री पास हो गई। तो हमारे क्वेश्चन 56 तक के सारे कंप्लीट हो गए। दिस इज फॉर पार्ट 5। पार्ट 6 से मैं बड़े क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा, जिसमें पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट और बैलेंस शीट सब बनानी होंगी। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको वैसे ये कंप्लीट करा दिए हैं क्वेश्चंस के जो हैं, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन 56 तक सारे मैंने डिस्कस करे हैं आप लोगों से बच्चों, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नहीं भी आएंगे तो आप अपनी जो भी क्वेरीज होंगी आप मेरे पर्टिकुलर चैनल पे जाके मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं अपनी क्वेरीज, मैं आपको पक्का उनका रिजॉल्व करूँगा आपकी क्वेरीज़ को बच्चों। और आप बच्चों को अगर मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए बच्चों। मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचूँ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। अब आप जानते ही हैं कि बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ ही रहे हैं, अब तो आपको फाइनलाइज डेट बताई गई है बायता CBSE बोर्ड की, वो 4 मई से शुरू हो रही है। तो अभी भी आपके पास 2-3 मंथ तो कंप्लीट हैं, उनमें आप अच्छी तरह से मेहनत करेंगे तो अब भी आराम से हम 90+ का स्कोर आराम से स्कोर कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और मैं पूरा सपोर्ट करूँगा बच्चों आप लोगों को। थैंक यू बच्चों।